हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक कमांडर सिटी के अंदर आगे खड़ा हो गया था। वो कह रहा होता है कि तियानजिन सिटी के लोगों, अब वक्त आ चुका है कि तुम सभी को यहाँ पर इकट्ठा होकर फाइट करनी होगी। वो सारे के सारे लोगों को जमा कर रहा था और वो सारे के सारे लोग भी यहाँ पर जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ वांग जाओ को देखते हैं, जो कि बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। वो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वाइफ, जो कि उसी के पास में बैठी हुई होती है, वो तुरंत ही उठकर खड़ी हो जाती है और अपने हस्बैंड को कहने लग गई थी। कह रही होती है कि हस्बैंड, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी तैंग फैमिली की मदद करें। वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रही थी और कह रही थी कि आपको नहीं पता है कि मेरे फादर लॉर्ड ताक्यू को एक अननोन पर्सन ने मार दिया है। उनकी न्यूज़ सुन के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ करिए। और साथ ही वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास भी लग रही थी और कहने लग जाती है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था उसकी हेल्प के लिए। इवन वो तो यहाँ तक कह देता है कि मेरा इससे क्या ही लेना देना, मैं तो विश करूँगा कि तुम्हारी पूरी की पूरी फैमिली ऐसे ही तबाह हो जाए। और वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से इस चीज़ को कह रहा होता है। हालांकि वो ऐसा कह क्यों रहा है ये हमें आगे पता चली जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे इस लड़की को बहुत ही बुरा लग रहा था और जाते जाते कह रही होती है कि हस्बैंड, मैंने हमेशा ही आपसे प्यार किया है, पहली नज़र में ही मुझे आपसे प्यार हो गया और उसके बाद से ही मैंने आपके लिए काफ़ी कुछ किया है। इवन मुझे पता है कि मेरी वजह से भी आपको कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ी, लेकिन आप जब मुझे छोड़ के चले गए थे तब मैंने अकेले ही खुद को प्रोटेक्ट किया। और इसके बाद आज मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें। पिछले 200 सालों से मैं सिर्फ आपके साथ सिंसेरिटी और लॉयल्टी से रह रही हूँ, क्या आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। हालांकि हम देखते हैं कि इसी के साथ ये सीन यहीं पे कट हो गया था और दूसरी साइड पर अब हमें कुछ एल्डर्स को बैठे हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर बैठा हुआ था और वो यहाँ पे एक सेकंड एल्डर से बात कर रहा होता है। ये दोनों के दोनों ही ड्रिंक कर रहे थे। तभी यहाँ पे एल्डर फेंग जियांग कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि आखिर क्या होने वाला है सिटी के अंदर। तभी यहाँ पर वो बंदा कहने लग जाता है कि देखो, जो कुछ भी हो हमें इससे क्या ही लेना देना है। जिसके बाद यहाँ पर एक थर्ड पर्सन और आ गया था और ये थर्ड पर्सन भी एकदम ही कमीना होता है और उसका नाम फूजी शी था। और वो कह रहा होता है कि क्या तुमने कि कोई मिस्टीरियस पर्सन हमारी फैमिली के अंदर आ गया है और वो हमारे लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मार रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों ही उसे ड्रिंक करने के लिए ड्रिंक देते हैं और वो तीनों ही यहाँ पर बैठे हुए थे। हालांकि तीनों ही एक नंबर के चालाक लग रहे होते हैं और आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि हमें इससे क्या ही लेना देना, और वैसे भी उस बंदे को मारने दो बाकी सारे लोगों को, और जब वो हमारे चुंगल में फंस जाएगा उसके बाद हम उसे मार डालेंगे और उसे मारने के बाद हम एंसिस्टर से सारा का सारा क्रेडिट ले लेंगे। इस बंदे का नाम फूजी जो था और ये सारी की सारी प्लानिंग वही कर रहा होता है कि आखिर किस तरीके से एंसिस्टर से इन्हें क्रेडिट लेना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि तीनों यहाँ पर हंसने लग गए थे और कह रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे ने सोच भी कैसे लिया कि हमारी तैंग फैमिली के ऊपर अटैक करेगा। हालांकि हम देखते हैं कि इतनी ही देर के अंदर यहाँ पे वांग लिन की एंट्री हो चुकी थी। बादल की गरज से यहाँ पर काफ़ी सारे लोग डर रहे होते हैं और वांग लिन अपने मॉस्किटो मॉन्स्टर के ऊपर सवार होकर यहाँ पे आ जाता है। नीचे बाकी सारे लोग जो कि पहले से ही तैयार कर लिए गए थे फाइट के लिए खड़े होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे यही कह रहे थे कि आखिर ये कैसे हो गया, क्या ये अकेला पर्सन आया है फाइट करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वांग लिन डायरेक्ट ही कहता है कि मैं तैंग फैमिली के कोर मेंबर्स से मिलना चाहता हूँ, आखिर वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। जिसके बाद वांग लिन अपना प्रेशर बढ़ाने लग गया था सारे डिसाइबल्स के ऊपर और वो सारे के सारे अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। जिसके चलते हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये तीनों ही एल्डर्स अब खुद ही अपीयर हो गए थे। और यहाँ पर वो जो फर्स्ट वाला एल्डर था जिसका नाम फूजीजो था, वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर अकेले आने की, वाकई तुम काफ़ी ज़्यादा करेजियस हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो एल्डर जिसका नाम फूजी शी था वो तुरंत ही यहाँ पर अपने वेपन को समन कर लेता और कह रहा था कि तुम खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए आ गए, वाकई तुम काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन इन सभी की बातों को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वांग लिन के ऊपर कहाँ ये असर पड़ने वाला है इन सब की फालतू बातों का। और इवन वांग लिन जो कि यहाँ पे बिल्कुल फाइट करने के मकसद से ही आया था, वो यहाँ पे इन सभी से कहने लग जाता है कि अच्छा फिलहाल मुझे ये बताओ कि क्या तुम फाइट के लिए रेडी हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन इन सभी को बुरे तरीके से डरा भी रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा फूजी शी कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो कि हमें इस तरीके से तुम डोमिनेट
डोमिनेट करने की कोशिश करोगे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने वेपन को वांग लिन की तरफ को थ्रो कर देता है। हालांकि वांग लिन उसे अपने हाथ का इस्तेमाल करके ही रोक लेता है, जिससे कि फूजी शी सोच रहा होता है कि ये बंदा तो थोड़ा पावरफुल निकला। तभी यहाँ पे वांग लिन कह रहा होता है कि मैं तो तुमसे पहले ही कहा था कि दूर हट जाओ, और वो उसका वेपन उसी के ऊपर फेंक के मारता है। फूजी शी को और भी गुस्सा आ गया होता है और वो अभी वांग लिन से आगे भी फाइट करना चाहता था, लेकिन फूजी जू उसे रोक लेता है और कह रहा था कि बस इतना ज़्यादा केयरलेस होने की ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं उस थर्ड एल्डर को, जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि क्यों ना हम तीनों ही ब्रदर्स को ज्वाइन होकर इस बंदे को हराना चाहिए। जिसके बाद वो ये भी कहने लग गए थे कि हमारी पोजीशन यहाँ पर 100,000 ईयर्स से ऐसे ही मौजूद है और आगे भी ऐसे ही रहेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो थर्ड एल्डर जो था वो तुरंत ही अपने पास में मौजूद एक बाउल को निकाल लेता है और उसको समन करते हुए वो तुरंत ही स्काई के ऊपर से वांग लिन के ऊपर को ढक डालता है, जिससे कि वांग लिन पूरे ही तरीके से उसके अंदर कवर हो गया था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस बाउल के अंदर ढेर सारा मिस्टीरियस ओरा भी होता है। हालांकि ये जो ओरा था बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, और साथ ही ये जो बाउल है इससे कि वांग लिन की पूरी बॉडी ही बर्बाद होगी और साथ ही उसकी पूरी ही सोल भी इससे ख़त्म हो सकती है। जिसके चलते हम देखते हैं कि वांग लिन समझ गया था कि ये तो एक डिवोरिंग मेथड है, जिसका सामना करने के लिए वांग लिन तुरंत ही यहाँ पर एक बेल की टाइप की फॉर्मेशन को बनाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पर स्पेल्स को रिलीज़ करने लग गया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग देख रहे होते हैं कि जो बाउल है वो थोड़ा थोड़ा करके मूव कर रहा है, लेकिन पूरे तरीके से मूव नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर एल्डर फूजी जो थे वो तुरंत ही अपनी यूशिन सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं और कह रहे थे कि वांग लिन तुम अब इससे नहीं बच पाओगे, और सारी सोर्ड्स को वो थ्रो कर देते हैं बाउल की तरफ को ही। वो काफ़ी स्पीड से वांग लिन की तरफ को बढ़ रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे वो उस बाउल को भी भेद के अंदर की तरफ को आ रही होती हैं। तभी वांग लिन उन सभी से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बार फिर से यहाँ पर अपने आसपास शील्ड को फॉर्म करने लग गया था, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर एक सोर्ड आके वांग लिन को बुरी तरीके से हर्ट कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये लोग समझ चुके थे कि वांग लिन तो अभी डेड हुआ ही नहीं है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर अभी और भी ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करना होगा। वो अपने वेपन की साइज़ को बढ़ा लेता है और हम देखते हैं कि वो श्वान मिंग कुई नाम की रेजन एंड फॉल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और काफ़ी तेज़ी के साथ अपने वेपन को उस बाउल के ऊपर थ्रो करता है। जिसके बाद वांग लिन को अंदाज़ा हो गया था कि आखिर क्या होने वाला, और जैसे ही उसका वो वेपन जाके हिट होता है बाउल से, आसपास काफ़ी सारी ध्वनि रिलीज़ होती है, जिससे कि यहाँ पे जो पक्षी वगैरह थे वो सभी डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे फाइनली जाके एल्डर फूजी जू आ जाते हैं और कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि हमारे तीनों के मैजिकल वेपन भी इसके लिए कम है। तभी यहाँ पर वो थर्ड एल्डर कहने लग जाता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, इवन मेरा बाउल वो भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पा रहा। इवन मुझे तो ये लग रहा था कि इतनी ही देर के अंदर इसकी पूरी सोल ख़त्म हो जाएगी। हालांकि यहाँ पे ये जो फूजी शी था उसे यही लग रहा होता है कि वांग लिन अब रेसिस्ट नहीं कर पाया और वो मारा गया है, जिसके चलते वो यहाँ पे बाउल को खुश होते हुए देख रहा था और हंसने लग जाता है। लेकिन उसकी नज़र पड़ती है जब वांग लिन बाउल के अंदर से ही बोल पड़ता है और उसके बाद वो यहाँ पे बाउल के ऊपर प्रेशर बना रहा था। ये तीनों के तीनों काफ़ी हैरान होकर देखने लग जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे धीरे धीरे करके वो जो बाउल था वो चटकने लग जाता है, उसके अंदर दरारें पड़ गई थी और अब वो धीरे धीरे करके टूट भी जाता है, जिससे कि ये तीनों ही एल्डर्स पीछे को हट चुके थे। और हमें देखने के लिए मिलता है खतरनाक सा ड्रैगन, जिसके ऊपर वांग लिन अपना खड़ा हो गया था और वो काफ़ी गुस्से से अब इन तीनों ही एल्डर्स को देखने लग गया था। वांग लिन के पास में उसका फ्लैग भी होता है, तो वो तुरंत ही यहाँ पे इस फूजी शी के पास में आ जाता है और वो काफ़ी घबरा गया था। लेकिन वांग लिन तो तुरंत ही उसे अपनी नेक से पकड़ता है और उसके बाद उसके ऊपर अटैक करके अब उसकी सोल को यहाँ पे पूरे तरीके से अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा होता है कि तुम टैंग फैमिली के कोर मेंबर्स हो ना। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ही सेकंड के अंदर वांग लिन ने उस बंदे की जान ले ली थी, जिससे कि अब यहाँ पे वो जो थर्ड एल्डर था वो तो तुरंत ही डर के मारे वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन वांग लिन यहाँ पे कह रहा था कि बेटा अब कहाँ ही भागोगे, और वो तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस पावर को रिलीज़ करता है, जिससे कि आसपास ढेर सारी रेड लाइटनिंग फैलने लग गई थी। हालांकि इस एल्डर को बहुत ही डर लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। वांग लिन तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो बंदा अपने नीज के ऊपर बैठ जाता और कह रहा था कि सीनियर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। लेकिन तभी यहाँ पर वांग लिन कह रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम जैसे लोग। लेकिन वो बंदा यहाँ पर तुरंत ही वांग लिन से कह रहा होता है कि मैं अपने ब्लड की एक ड्रॉप देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी लॉयल्टी के लिए आप इस ड्रॉप
लैपटॉप को अपने पास में रख लीजिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन कहने लग गया था कि जो तैंग फैमिली की कोर है ये ज़रूर से ही स्ट्रॉन्ग होगी। हालांकि हम देखते हैं कि एल्डर ये अभी तक ऐसे ही वांग लिन को फंसाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड तुरंत ही रिलीज़ कर देता है वांग लिन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इससे पहले ही वांग लिन की कॉन्शियसनेस की पावर उसे आके हिट कर जाती है, क्योंकि वांग लिन को तो ऑलरेडी तैंग फैमिली के सारे ही लोगों को मारना है, अब उसमें चाहे कोई भी आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही देर के अंदर वांग लिन उसकी सोल को भी अपने पास में रख लेता है। और अब लास्ट में वो बंदा बचा था जिसका नाम फूजी जो होता है, जो कि अपनी आंखों के सामने ये सारा का सारा नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। वो ढंग से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और वांग लिन को देख के कह रहा होता है कि आखिरी किस तरीके का मॉन्स्टर है। तभी वांग लिन कहता है कि अब बस एक लास्ट बचा है। लेकिन तभी फूजीजो वहाँ से भागने लग जाता है, क्योंकि उसे काफ़ी डर लगने लग गया था वांग लिन से। तो वो रूम के अंदर की तरफ को भागने लग रहा था और बाकी सारे डिसेबल से कह रहा था कि इस लड़के को रोको। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से भाग के चला जाता है तो बाकी के सारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने लग जाते हैं, ताकि वो उसको पावर दे सकें वांग लिन को मारने के लिए। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते तभी वांग लिन यहाँ पर तुरंत ही अपनी कॉन्शियसनेस को रिलीज़ करता है। और जैसे ही वो अपनी कॉन्शियसनेस पावर को रिलीज़ करता है, यहाँ पे सारे के सारे डिसेबल हज़ारों की तादाद में थे, वो सारे के सारे ऐसे गिर रहे होते हैं कि जैसे कोई कीड़े मकोड़े हो। वांग लिन ने कुछ ही सेकंड्स के अंदर उन सभी की जान ले ली थी। इसके अलावा हमें अभी भी देखने के लिए मिलता है कि वांग जाओ बैठा हुआ था और उसे कुछ भी फिक्र नहीं हो रही होती कि बाहर चल कर आए। तभी उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हस्बैंड आप प्लीज़ बाहर जाके देखिए, एक बार बाहर से जो भी आवाज़ें आ रही हैं वो लाउडर होती जा रही हैं, मुझे फिक्र हो रही है बाहर की। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो उसका फादर था वो मरा नहीं था, बल्कि अभी यहाँ पर बैठा हुआ होता है और तुरंत ही सामने को आ गया था उसके। तभी वो कहने लग जाती है कि फादर आप ठीक तो हैं। लेकिन वांग जाओ को देख के लग रहा था कि उसे तो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि तैंग फैमिली के साथ में क्या हो रहा है और क्या नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर तुरंत ही वो जो उसके फादर थे वो यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करके एक एरे को बनाने लग जाते हैं। हालांकि उनके अंदर काफ़ी कम पावर बची थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो एरे बना रहे थे और अपनी बेटी से कह रहे होते हैं कि देखो शिव मेरी बात सुनो, आज मेरा बैड लक चल रहा है तो फिर मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि तुम अब यहाँ से जल्द जाओ, स्टेट को लीव कर दो और मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, प्लीज़ मेरी बात मानो और ऐसा कर दो, वरना तो मैं वाकई तुम्हारे साथ चलता। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो वांग जाओ को देखने लग गए थे और काफ़ी हेट रेट से वो वांग जाओ को देख रहे होते हैं और साथ ही उसको देखते हुए उसकी तरफ को ही आगे बढ़ने लग जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि तुम्हारी लाइफ और डेथ मेरे ही हाथ में है। और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि अब इसका क्या करा जाए। वो ये सोच रहे थे कि अब तो मैं काफ़ी इंजर्ड हो चुका हूँ, तो क्यों ना वांग जाओ को ही आगे करा जाए फाइट के लिए। हालांकि हम देखते हैं कि उसकी डॉटर अभी भी उसे ही देख रही थी और साथ ही यहाँ पर ये एल्डर भी यही सोच रहा होता है कि शिव को प्रोटेक्ट करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले इसे यहाँ से भेज देता हूँ। वो सोच रहे थे कि ये बाहर जाके भी क्या ही कर लेगा। जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वो खुद ही से मार दें और तुरंत ही बाहर से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक वेपन को लेके आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जाके उसे काफ़ी तेज़ी से हिट भी करने वाला था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि शिव अपने फादर से इस चीज़ के लिए मना कर देती है। जिसके बाद वो मजबूर होते हैं और कह रहे होते हैं कि सिर्फ शिव की वजह से ही मैं तुम्हें नहीं मार रहा, और आगे जाके कह रहे होते हैं कि चलो अब जाके फाइट करो तुम और हमें तुम प्रोटेक्ट करोगे। जिसके बाद वो ये भी कहते हैं कि अब से तैंग शिव का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है, तुम्हारे सारे ताल्लुकात अब ख़त्म हो गए हैं। तभी हम देखते हैं कि वांग जाओ ये बात सुन के काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। वो उठ के बाहर की तरफ को जा रहा होता है निकल के, लेकिन यहाँ पे तैंग शिव को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसके फादर उसे तो यहाँ से भेज रहे हैं, लेकिन उसके हस्बैंड की जान खतरे में जा रही है। वो तुरंत ही अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ के रोक लेती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो थी वो कह रही होती है कि हस्बैंड तुम यहाँ से मत जाओ, और यहाँ पर ये भी कह रही होती है कि आखिर मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी। जिसके अलावा यहाँ पर वो काफ़ी परेशान भी नज़र आ रही थी और काफ़ी टेंस्ड होती है। अब इसके फादर अपनी बेटी को इतने ज़्यादा दर्द में देख रहे होते हैं तो कह रहे थे कि वांग जाओ मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा मेरी बेटी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मुझे पता है कि हमारी तैंग फैमिली ने तुम्हारी फैमिली के साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत किया था पहले, लेकिन अब मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को ठीक कर सकूं। और तभी हम देखते हैं कि शिशु रो रही होती है। तभी वो कह रहे थे कि देखो अब से तुम लोगों की शादी हो रखी है और तुम दोनों ही एक कपल हो, तो तुम्हें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए फैमिली ग्रजेस को छोड़ के। जिसके बाद शिशु अपने फादर के पास में आके समझा रही थी और कह रही थी कि नहीं वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा फादर। हालांकि उसके फादर को भी होप नज़र आ रही थी और जैसे ही वो नोटिस करते हैं कि यहाँ पे वांग लिन आने वाला है अटैक करने के लिए, तो वो तुरंत ही एक रोप से उन्हें बांधते हैं और तुरंत ही क्रैक के अंदर फेंक देते हैं, जिससे कि वो लोग वहाँ से गायब हो जाएं।
हालांकि हम देखते हैं कि उनके गायब होने से पहले वांग लिन अपीयर हो गया था और जैसे ही वांग लिन यहाँ पर उनके ऊपर अटैक करता है तो पूरा का पूरा घर जो था वो टूट जाता है और हमें उसके बाद वांग लिन को दिखाया जाता है कि वांग लिन ने कितना सारा डिस्ट्रक्शन इस जगह पे कर दिया है। जैसा कि वांग लिन ठान के आया था, उसने वाकई हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ दिया और अब बारी इस एल्डर की थी। हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एल्डर अब अपनी सोर्ड को निकाल लेता और कह रहा था कि जब तक तुम्हारे सामने फूजीजो जिंदा है तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुमसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी सोर्ड को समन करता और कह रहा था कि तुम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, और ये कहते साथ ही वांग लिन तुरंत ही अपनी सोर्ड लेके उस एल्डर को हिट कर देता है। अब इस सोर्ड का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़मीन में काफ़ी देर तक धंस जाती है वो सोर्ड, और साथ ही ऑन द स्पॉट ही उस एल्डर की डेथ हो चुकी थी। लेकिन वांग लिन उसकी सोल को अपने पास में रख लेता है जैसा कि अभी तक वो करता आ रहा था। लेकिन वांग लिन को तभी वो टेलीपोर्टेशन एरे दिख गया था जो कि अभी भी थोड़ा बहुत एक्टिवेटेड था, तो वांग लिन को वहाँ से समझ में आ गया था कि कोई ना कोई यहाँ से ज़रूर ही गया है। दूसरी साइड हमें तैंग शीशु दिखाई जाती है जहाँ पर हम वांग जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने दिल पे पत्थर रख के उससे कह रहा होता है कि तुम्हारा मेरा अब कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुनने के बाद तो शीशु उसके पास में आ जाती है, उसके हाथ को पकड़ने लग गई थी, लेकिन वो तो यहाँ पे अपना हाथ झटक देता और कह रहा था कि अब मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। हालांकि ये चीज़ उसे खुद भी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। अब शिशु जो कि खुद को नहीं संभाल पा रही होती वो वहीं ज़मीन पे क्रोल करती हुई आगे बढ़ रही होती और कह रही थी कि प्लीज़ हस्बैंड मेरे साथ आप ऐसा ना करें, लेकिन वो तो कहाँ ही सुन रहा था, वो तो आगे की तरफ को बढ़ता जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे मोमेंट्स को याद करने लग गया था जो कि उसने अपनी वाइफ के साथ बिताए थे, और वाकई में तैंग शिशु एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की थी। वो वाकई बहुत ही ज़्यादा ख्याल वांग जाओ का रखती थी और हमेशा ही उसकी केयर किया करती थी, लेकिन वांग जाओ ने कभी भी पलट के उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जो कि काफ़ी बुरी बात थी। अब प्रेजेंट में वो सारी बातों को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से तैंग शिशु ने हमेशा ही उसका साथ दिया है, लेकिन वो कभी पलट के ऐसा कर ही नहीं पाया। लेकिन साथ ही उसे अपनी फैमिली की भी याद आ रही होती है जहाँ पे वो लोग उसे कोस रहे थे और कह रहे होते हैं कि तुम तैंग फैमिली की लड़की से प्यार करने लगे हो, हमें विश्वास नहीं हो रहा कि तुम हमारे सारे सेक्रीफाइसेस को भूल गए जो कि हमने किए, और साथ ही उन सारे लोगों ने हमारे ऊपर कितने ज़्यादा जुल्म ढाए हैं। भले ही तुम इसे भूल जाओ लेकिन हम ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेंगे। हालांकि वांग जाओ अब रोने लग जाता है और उसे याद आ रहा था कि आखिर कैसे वो अपनी वाइफ के साथ अब तक इतना बुरा बिहेव करता रहा, जबकि उसकी वाइफ ने तो हमेशा उसके साथ अच्छा ही किया, कभी बुरा कर ही नहीं सकती थी वो उसके साथ। जिसके बाद अब वो खुद ही रोते रोते अपने फादर और मदर से कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका एक अच्छा चाइल्ड नहीं बन पाया। लेकिन अब वो वापस जा रहा था अपनी वाइफ को बचाने के लिए। हम देखते हैं कि तैंग शिशु जिसकी हालत काफ़ी ख़राब थी वो अब धीरे धीरे करके आगे की तरफ को बढ़ रही थी अपने हस्बैंड को याद करते हुए, लेकिन सडनली वो उसे पीछे से आवाज़ दे देता है और तुरंत ही उसके पास आके खड़ा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद तुरंत ही उससे एक बात कहता है कि देखो शिशु, अब हमें 5 की जनरेशन के सारे ग्रजेस को भूल जाना चाहिए और चलो हम लोग मिलके एक नई शुरुआत करेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिशु को ये बात काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि वो तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि उसका हस्बैंड उससे प्यार से बात करे, और फाइनली वो उसकी तरफ को आगे बढ़ रही थी। तभी यहाँ पे वांग जाओ भी आगे की तरफ को बढ़ रहा था और वो तुरंत ही उसे गले लगा लेता है। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाते हैं जहाँ पे पहली बार इतना ज़्यादा प्यार इन दोनों के बीच में आया था, और साथ ही लोग सारे के सारे ग्रजेस को भी ख़त्म कर रहे थे एक दूसरे की तरफ। लेकिन तभी यहाँ पे वांग जाओ कुछ सेंस करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वांग लिन अपने मॉन्स्टर के साथ में अपीयर हो गया था। वांग लिन का फेस अभी भी एक्सप्रेशन लेस था और वो इन दोनों को देख रहा था। तभी वांग जाओ काफ़ी गुस्से से कहने लग जाता है कि अच्छा तो ये तुम ही हो वांग लिन। जिसके बाद वांग लिन उतर के नीचे की तरफ को आ जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तभी वांग जाओ कह रहा था कि मुझे पहले ही गैस कर लेना चाहिए था कि अगर कोई बंदा तैंग फैमिली से इतनी ज़्यादा नफरत करता है तो वो सिर्फ तुम ही हो सकते हो वांग लिन। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन माफ़ी मांग रहा था, लेकिन वांग जाओ को इस बात से क्या ही फ़र्क पड़ता था कि तैंग फैमिली के साथ क्या ही हो रहा है। तभी वो कहने लग जाता है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी गलत था। तभी वांग लिन कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो। हालांकि तभी वो कह रहा होता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, खैर छोड़ो वो सारी बातों को। और यहाँ पे वो अब काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कह रहा था कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा अगला टारगेट अब तैंग हुआ युआन होने वाला है, खैर मुझे तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है। तभी यहाँ पर वांग लिन कहने लग जाता है कि ऑफकोर्स तैंग हुआ युआन कभी भी मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकता, मैं उसकी पूरी की पूरी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। तैंग शिशु को देखते हैं जो कि तैंग फैमिली का नाम सुनकर खुद ही आगे आ रही थी और पूछने लग जाती है कि मेरे फादर कहाँ हैं।
तभी वांगलिन कह रहा था कि वो मेरे रास्ते में आ रहे थे, ऑल्सो वो तैंग फैमिली के तो डिसेंडेंट है, तो मैंने उन्हें मार डाला। जिसके बाद ये सुन के यहाँ पे तैंग शूशू तुरंत ही बेहोश हो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसे संभाल रहा था। अब वो आगे भी बढ़ रही थी, लेकिन वांग जाओ उसे आगे बढ़ने नहीं देता। पहली बार वो उसके लिए स्टैंड ले रहा था, और यहाँ पे वांगलिन जैसे ही नोटिस करता है कि वांग जाओ अपनी वाइफ को बचाने के लिए आगे आ गया है, तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ठीक है, छोड़ो इन सारी बातों को, मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे तुरंत ही वांगलिन अपने मॉस्किटो के ऊपर सवार होकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जाओ अब देखता है कि वांगलिन चला गया है, तो अपनी वाइफ की तरफ को देखने लग गया था, लेकिन वो देखता है कि उसकी वाइफ को तो यहाँ पे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। अब वो समझ गई थी कि जो बंदा सारे के सारी तैंग फैमिली को मार रहा है, उसने वांग जाओ को नहीं मारा, मतलब कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। इससे वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है और कह रही थी कि तुम हो, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तुम्हें कभी भी नहीं माफ़ कर पाऊंगी। और साथ ही जो ग्रजेस हमारे बीच में थे वो वापस से डेवलप्ड हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे वांग जाओ भी समझ गया था और कह रहा होता है कि आखिर कैसे हम दोनों ही अपने दिलों में से इन ग्रजेस को ख़त्म कर पाएंगे, शायद कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। हालांकि वो यहाँ पे तैंग शूशू के आंखों के अंदर काफ़ी नफरत को देख पा रहा था, जिसके चलते वो अपने हाथों को कस के भींच लेता है और अब वो डिसाइड करता है कि अब हमें एक दूसरे से नफरत करना बंद कर देना चाहिए। तुरंत ही आगे बढ़ता और अपनी वाइफ को गले लगा लेता है। कुछ वक्त तक उसे गले लगाने के बाद हम देखते हैं कि सडनली तैंग शूशू चिल्लाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को मार डाला था। उसकी बेली के ऊपर उसने नाइफ से अटैक कर दिया होता है और कह रहा था कि अफसोस कि हम कभी सारी इन चीज़ों को दोबारा से शुरू कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी ख़त्म हो चुकी हैं और ना ही कभी शुरू होंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे तैंग शूशू को समझ में आ गया था कि वाकई उसका हस्बैंड उससे प्यार करता है, लेकिन इन सारी हालातों के चलते वो कभी एक हो ही नहीं सकते। जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ पर ऑलमोस्ट बेहोश होकर मरने वाली थी, वो अनकॉन्शियस हो जाती है। तभी यहाँ पर वांग जाओ उसके टीयर्स को साफ करता है और उसे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था कि उसने अपनी वाइफ की जान को ले लिया है। लेकिन तभी कहता है कि तुम परेशान मत हो, अगर मैंने तुम्हें मारा है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर तुम्हें कंपनी करने के लिए आ रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी जान भी ले लेता है और तभी ऑन द स्पॉट ही दोनों मारे जाते हैं। हालांकि दूसरी ओर हम वांगलिन को देखते हैं जो कि जा रहा था, लेकिन तभी वो कुछ सेंस करता है तो वो वापस से उस जगह पे आ गया था और दोनों को ही एक जगह पे मरा हुआ पड़ा देखता है। जिसके बाद यहाँ पर वांगलिन तुरंत ही वांग जाओ की सोल को निकाल लेता और कह रहा था कि तुमने अपने हाथों से अपनी लवर को मार दिया है, ये वाकई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल तुम्हारे लिए रहा होगा, लेकिन तुम एक इनोसेंट सोल हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई तो बंदा था जो कि इधर उधर चक्कर लगा रहा था अपने घर में, क्योंकि उसकी वाइफ आज एक नन्ही सी जान को दुनिया में लाने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन भी उसी बंदे को देख रहा था और साथ ही वो वांग जाओ की सोल को वहाँ पर भेज देता और कह रहा था कि अब तुम एक ह्यूमन की फॉर्म में बॉर्न हो जाओगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल्टिवेशन वर्ल्ड से दूर रह के तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियोगे, साथ ही मैं तुमसे दोबारा मिलने की भी उम्मीद करता हूँ। जिसके बाद वांगलिन तुरंत ही वहाँ से चला गया था और वहाँ पर एक बेबी बॉर्न हो गया था। अब दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है वांगलिन का सबसे बड़ा दुश्मन तैंग हुआयुआन जो कि बैठा हुआ था। तभी यहाँ पर एक डिसेबल भागता भागता आता और उसे सब कुछ बता देता है कि आखिर चल क्या रहा है। चारों ही तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है और तैंग फैमिली के इतने सारे मेंबर्स को किसी ने एक बार में ही मार डाला है। जिसके बाद तैंग हुआयुआन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि जिस किसी ने भी ये किया है मैं उस कुत्ते की जान ले लूँगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे बिल्कुल भी। हालांकि दूसरी ओर वांगलिन को देखते हैं जो कि यहाँ पर स्पिरिचुअल रूट्स के डायरेक्शन को चेक कर रहा था, तो उसकी कुछ पावर को वांगलिन गेन करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो स्पिरिचुअल रूट है आखिर ये कहाँ जाकर रुक रही है। जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके अंडरग्राउंड एरिया के अंदर एक कोफिन था। अब ये कोफिन यहाँ पर चारों ही तरफ से बंद था और उसे देख के लग रहा था कि शायद हज़ारों सालों से कोफिन बंद है। लेकिन उसके बाद सडनली यहाँ पे कुछ अजीब सी क्रिएचर टाइप चीज़ की आइज़ ओपन होते हुए देखते हैं। हालांकि इसी के साथ आज की इस एपिसोड की हो जाती है एंडिंग। आई रियली होप कि आपको ये पसंद आया होगा। एंड गाइस इसका आने वाला एपिसोड तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ उसके लिए बने रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और हाँ गाइस अगर वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ही कर दीजिएगा।